नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दलाल हूँ और मैं एक बाइकर भी हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कई बार कुछ बाइकर्स की जान के लिए खतरा बनने में जिसका रोल होता है और जिससे हम बच सकते हैं। तो अक्सर दोस्तों क्या होता है, कोई भी बाइकर बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफ़ी गंभीर अवस्था में होता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो ऐसे में जो भी आसपास खड़े लोग हैं, जनता है, पासर्स भाई हैं या फिर कुछ लोग आसपास जो खड़े हैं, वो जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जैसे कि उसको जल्दी से उठा लेते हैं या पानी पिलाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उस बाइकर को उसकी बात जान बचाने के बजाय कोशिश तो होती है उनको मदद करने की, लेकिन जाने अनजाने में वो उसको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं ज़्यादा, और इससे उसकी जान को खतरा हो जाता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम उस बाइकर की जान बचाने में मदद कर सकते हैं और उसको क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे उसकी जान को खतरा हो जाए या फिर उससे और हानि हो। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है। हालांकि एक व्यक्ति का ये पुतला बनाया है मैंने, डम्मी बनाया है। बहुत अच्छा तो नहीं बना सका, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने बनाया है, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो दोस्तों, ये अपना दोस्त है एक, जिसका एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल राइड करते वक्त इसका एक्सीडेंट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसने सभी राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद यही है कि अक्सर जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ। हेलो भाई, कुछ नहीं हुआ तुझे? कुछ नहीं होगा, चलो उठाओ भाई, उठ उठ उठ, और हाथ पकड़ो इसका। अरे जल्दी उठाओ, पानी पिलाओ भाई, पानी लाओ, पानी। हेलमेट निकालो, हेलमेट। तो दोस्तों, ये अक्सर होता है कि जो लोग करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि इंसान की जान को खतरा ऑलरेडी तो होता ही है एक्सीडेंट की वजह से, और ऐसी हरकतों की वजह से वो और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि यार सबसे पहले तो पूछो यार इंसान से, पूछो तो एक बार कि तकलीफ क्या है। हेलो, ऑल यू ऑल राइट? देखो यार कॉन्शियस है कि नहीं, जवाब देता है कि नहीं। ठीक है, किसी को बोलो कि यार पुलिस को, एम्बुलेंस एम्बुलेंस को कॉल करे तुरंत, कोई ज़रूर करे। ऐसा नहीं हो कि सब सोचें कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा। मेक श्योर कि एक आदमी ज़रूर एम्बुलेंस को कॉल करे, ताकि जल्दी से जल्दी हेल्प अराइव हो सके जब तक आप उसका फर्स्ट एड कर रहे हैं। उसके बाद देखो यार कि इंसान सांस ले रहा है कि नहीं, जवाब दे रहा है कि नहीं। उसका तो बॉडी को ऑब्जर्व करो यार, कैसा बॉडी पॉस्चर है। अब देखो, ये हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, शायद ये हाथ टूट गया है। जब अगर पेशेंट को हिलाना पड़ेगा तो इसका ये हाथ सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हड्डी मान लो बीच से टूट गई है यहाँ से, तो दिस थिंग विल हैंग लूज। अगर आप यहाँ से उठा लेंगे तो दिस में गेट इंजॉर्ड मोर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा गिर गया, ये मैंने इस तरह से रखा था। ठीक है, ये तो ये जो फुट है ये नॉर्मल पोजीशन में लग रही है। ठीक है, लेकिन ये फुट आप देख सकते हैं, यहाँ से ये लेग का एंगल हो गया है, एंगल में हो गई है, ये चली गई है, और ये फुट एक्सटर्नली रोटेटेड लग रही है एंड इट इज़ लाइंग लूज। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे लेग में फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे इस पार्ट को आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। स्टेबलाइज कैसे करते हैं? कुछ भी आप पीछे एक जो भी मिले, कुछ लकड़ी फट्टा, हालांकि कुछ ऐसा ना हो जो चोट लगे, या न्यूज़पेपर, उसको वो फोल्ड करके थोड़ा सपोर्ट के लिए पीछे लगा दें। उसके बाद किसी चीज़ से इसको हल्का बांध दें, बहुत टाइट ना बांधें, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। ठीक है, इसको हो सके तो आराम से थोड़ा सा, इसको थोड़ा ट्विस्ट ना हो पोजीशन में रख के, और फिर उसको उसको स्प्लिंटिंग बोलते हैं, स्प्लिंट लगा दें। उससे क्या है कि
वहाँ पे जो लूज एंड्स हैं बोन के जो टूट गई है वो आपस में रगड़ के, या फिर उसके शार्प एंड्स भी हो सकते हैं, उससे कोई ब्लड वेसल इंजरी हो सकती है, उससे बहुत ब्लीडिंग बढ़ सकती है, उससे कोई नर्व इंजरी हो सकती है। तो वो चीज़ ना हो और इस पार्ट को हम सेव कर सकें। कई बार इस तरह एक्सटर्नली रोटेटेड फुट है लेकिन यहाँ पे कोई इंजरी नहीं लग रही है, तो चांसेस आर कि फीमर फ्रैक्चर हो गया हो। फीमर वगैरह के फ्रैक्चर में भी ऐसा काफ़ी होता है। और फीमर फ्रैक्चर के बाद के में सबसे बड़ा रिस्क होता है शॉक का, ठीक है, हेमोरेजिक शॉक का। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है इसमें, बीपी गिर सकता है, अचानक पेशेंट शॉक में जा सकता है। उसको शॉक में जाने की वजह से इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है थॉमस स्प्लिंट, लेकिन वो हर जगह आपको नहीं मिलेगी। वो एक इतना लंबा सा होता है, तो जहाँ जितना जल्दी हो सके वो लगाया जाए। दैट इज़ लाइफ सेविंग इन केस ऑफ फीमर इंजरी, फीमर फ्रैक्चर, जो हमारी थाई बोन होती है। तो और दोस्तों, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है कि नेक इंजरी हो सकती है पेशेंट को, जो सीरियसली इंजर्ड है, अनकॉन्शियस है, एज्यूम कि उसको नेक इंजरी है। सो यू टू कीप हिज नेक सपोर्टेड, ठीक है। हो सके तो एक सर्वाइकल कॉलर लगा दें अगर अवेलेबल है तो, और उसका जो हेड है उसको सपोर्टेड रखें। बिना हेड को सपोर्ट किए बॉडी को टर्न करना, बॉडी को पिकअप करना, ये सब ना करें। और देखें कि पेशेंट की पल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं, ठीक है, कैरोटिड पल्स। यहाँ पे भी पल्स आप देख सकते हैं। यूजुअली यहाँ देखा जाता है ऐसे पेशेंट में। अगर पल्स नहीं है तो आपको सीपीआर देना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए सीपीआर कैसे देते हैं, ठीक है। आपको इस तरह, तो इस तरह आपको बैठना है अपने नीज पे, ओके, एंड इस तरह से आपको अपने हिप को लिफ्ट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आई होप नाउ यू विल कीप बोथ योर हैंड्स लाइक दिस, ओके। देखिए, सीपीआर का पर्पज़ यही है कि हार्ट अभी पंप नहीं कर पा रहा है, द हार्ट इज़ नॉट वर्किंग एज इट इज़ सपोज टू डू, सो द ब्लड सर्कुलेशन टू द वाइटल ऑर्गन्स is hampered. Now we want to restore it, so we will compress the heart, okay, and help it pump the blood passively, because now the heart is not able to act actively, so we'll passively try to restore the circulation. As the circulation is restored, the heart also might regain its function. So this is the portion of the left hand that will come in contact with the center of the sternum. Sternum is the chest bone, okay. You place the hand right in the middle of the chest, okay. It's, you can say, around the level of the nipples, and the fingers should be interlocked like this, okay. Fingers of both the hands should be interlocked like this, and only this portion should come in contact with the chest, not the whole thing. This portion should be lifted with the other hand, fingers like this, and my shoulders should be right above the center of the chest, okay, right above my hands. And the motion, I will compress the chest like this, okay. So the movement should be at my hip, not at my shoulders or my elbows, okay. There should be no movement there. The hinge is the hip, so I keep my hands like this and I press downwards like this, okay. At what rate? 100 compressions per minute. It should be fast, okay. It should not be so, now how hard you should press? It should not be so hard that you break his ribs, and it should not be too light that it does not help the heart to pump, okay. It should be like this, okay. That's the way you perform the CPR. You do it for 2 minutes and then check the pulse again. Pulse is not there, continue it. You need not give mouth to mouth aspiration,
but you must ensure that the airway is open. Okay, you can just check whether the airway is open or whether the tongue or some other thing, broken tooth or something, is lying in the mouth or somewhere and blocking the airway. First look that the airway is clear, and then you can go for this chest compression, CPR and everything. Okay, you must see what is the priority. So as I told you, first ask the patient whether he is okay, call the ambulance, check whether the airway is clear, check the pulse. The pulse is not there, perform the compressions. Okay, to stop any bleeding if it is happening. Okay, bleeding can rapidly end into hemorrhagic shock, hypovolemic shock. Okay, as the blood flows out, the volume of the blood in the circulation reduces, the PP reduces, so hence the blood circulation to vital organs like brain, kidneys, lungs, it stops. So it's important that he gets, the bleeding is arrested as fast as possible. So perform some compression bandage. Okay, you must carry some bandage always with you if possible. And then if help arrives, then IV fluids and blood, whatever. Okay, but that is at a later stage. We are concerned with the bystander first aid. So this is it, buddies. This is the mainly the message that I wanted to give to you today. The basic mistakes that mostly the common bystanders, the first responders do commit, and this is what should be avoided, and basically what are the helpful things that you can do for the patient. Okay, so see you again. Hope this video helps you save some lives, and more importantly prevent further injuring a patient who is already injured. Thank you.